हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि कॉमर्स का आप लोगों को पहले से ही अनाउंसमेंट हो गया है कि आप लोग का क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को उस दिन अनाउंसमेंट में पता चल गया होगा कि क्या क्या आने वाला है, तो उसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग करेंगे क्या कि आज थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को एक बार डिस्कस करेंगे। और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद कि 11 क्लास में आप लोग की क्या क्या सिलेबस है। लगभग सिलेबस हर जगह पे, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, लगभग सबकी सेम ही होती है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो वो देख लिया जाएगा, लेकिन अगर कॉमन टॉपिक्स का बात करें तो वो कॉमन टॉपिक तो खैर सबका इक्वली है, क्योंकि डेप्रिसिएशन सबको पढ़ना है, जर्नल एंट्री सबको पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस सबको पढ़ना है, लेजर भी सबको पढ़ना है। क्योंकि कोई भी एक पॉइंट्स को या कोई भी एक टॉपिक या चैप्टर बोलो, आप किसी को भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो, ये स्किप आपको, अभी तो आप स्किप करके आगे निकल जाओगे, लेकिन ये फ्यूचर में बड़ा परेशान करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और इस सेशन का शुरुआत करने से पहले आप लोग से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल का जो आइकन है उसे प्रेस कर लो, ताकि आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज बेसिकली हम लोग ये करेंगे कि आज हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, कब ये आया, क्यों लाना पड़ा। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। इस दुनिया में आप आए हो, उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, आप कोई बड़ा काम करने आए हो। ठीक है, हर किसी के आने के पीछे इस दुनिया में कोई ना कोई रीजन होता है। तो अकाउंट्स के आने का भी कोई रीजन होगा, बिल्कुल। तो सर अकाउंट्स जब नहीं था तो उस समय लोग क्या करते थे? अकाउंट्स तब स्टार्ट हुआ जनरली जब पैसे का लेन देन स्टार्ट होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंट शुरू हुआ। ठीक है, मतलब कि अकाउंट्स में हम लोग जनरली जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री पढ़ेंगे या डबल एंट्री पढ़ेंगे? तो हम लोग यहाँ पे सिंगल एंट्री नहीं पढ़ करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। और जब डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम में आपको हर एक, मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो पहलू होंगे। पहला आपका डेबिट होगा, दूसरा आपका क्रेडिट होगा। जनरली आप एक अगर एग्जांपल लो तो हम लोग हर कोई आज के टाइम पे अवेयर हैं बैंक अकाउंट से, हर किसी का बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो अगर ठीक है आपका बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप पापा के फोन से या मम्मी के फोन से या अपने बड़े भाई या बहन के फोन से पे करते होगे कभी भी, एटीएम का बात तो छोड़ दो, अगर आप कहीं ऑनलाइन 10 रुपए भी पे करते हो तो आपके फोन में तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है। क्या नोटिफिकेशन आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ ₹10। मतलब कि आपके अकाउंट से 10 रुपया डेबिट हो चुका है। डेबिट हो चुका है मतलब क्या, जब आप किसी को पे कर रहे थे उस समय आपके अकाउंट से ये डेबिट हुआ है, मतलब कि आपके अकाउंट से पैसा क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन अगर आप बात करो क्रेडिट का, वही आप गए बैंक में आप बोले कि मेरे को 10,000 जमा करा दो, ठीक है, या फिर बैंक छोड़ दो, आप दुकान वाले को पैसा भेजे, तो दुकान वाला जब अपना फोन निकाल के देखा तो उसे क्या दिखाई दिया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹10। मतलब कि आपके अकाउंट से पैसा जाना वो डेबिट हो गया, और दूसरे के अकाउंट में या आपके अकाउंट में पैसा आना वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो सर ये डेबिट क्रेडिट कौन लेकर आया था? तो इसे सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था ल्यूकस पेशियली। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आई थिंक 1494 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, डेबिट क्रेडिट सिस्टम। तो सर ये डबल एंट्री सिस्टम होता है, बिल्कुल, जहां पे दो चीज इन्वॉल्व हो, एक तो पहला आपका डेबिट, दूसरा आपका क्रेडिट। तो यहां पे आपका क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम का, तो सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली एक पान दुकान वाला या फिर कोई एक दुकान वाला, नॉर्मली अगर आप एक शॉप का बात करो तो वो किसी भी चीज का डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं करता है, वो बस लिख लेता है कि हाँ फलाने आदमी ने मेरे दुकान से ये सामान लेकर के गया है, इतना रुपए उसे देना है फलाने डेट में। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल एंट्री, सिंगल एंट्री, मतलब बस वो ये लिखता है कि हाँ हमको उससे पैसा लेना है, ये नहीं लिखता है फिर बाद में उनको पैसा दिया फिर उसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, ये नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। आज का क्लास जनरली आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा,
धीरे धीरे आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस भी लाया जाएगा, उसके बाद फिर आपका अकाउंटिंग के भी जितने टर्म्स होंगे वो लेकर के आया जाएगा, जर्नल एंट्री भी लाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री सबसे मुख्य चीज है जो कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा लाइफ जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा अगर आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग किसके बारे में कि अकाउंट्स का नीड क्यों हुआ, ठीक है। देखो जितने भी हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन थे सबको क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लॉस नहीं हो रहा था, प्रॉफिट भी था लॉस भी था। यहाँ पे क्या होता था कि आप बिजनेस में कुछ पैसा लगा रहे हो, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, बिजनेस में आप कुछ पैसा लगा रहे हो, उस पैसे को लगाने के बाद तो दो चीज हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। उसको आप कैसे जानोगे कि आपको प्रॉफिट ही हुआ या लॉस हुआ? तो उसको जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है कि जितना आप कैपिटल लगाए हो बिजनेस में, पूंजी हिंदी में बात करें, पूंजी जितना लगाए हो, बीच बीच में हो सकता है और कुछ कुछ पैसा उसमें ऐड करते गए हो, कुछ कुछ उसमें खर्च हुआ होगा, कुछ कुछ उसमें लेन देन हुआ होगा, तो लेन देन को ही क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इन सारे चीजों को एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखना, सारे चीजों को एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखना, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। सारे जितने भी जर्नल, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप सिस्टमैटिकली क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। सिस्टमैटिकली मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का बात करें तो हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस वाइज करते हैं, जैसे फर्स्ट डेट में इतना हुआ, सेकंड डेट में इतना हुआ, थर्ड डेट में इतना हुआ, हर चीज का डे बाय डे मंथ बाय मंथ करके हम लोग रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, मतलब कि एक सीक्वेंशियल फॉर्म में सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, ठीक है। और समराइज्ड वे में रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रिकॉर्डिंग नहीं करते, छोटा छोटा करके रखते हैं ताकि कोई भी इंसान देखे तो उसको वो समझ पाए, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग का जरूरत पड़ा क्यों, तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, आप देखो पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था। क्या बार्टर सिस्टम में क्या था ना कि बार्टर सिस्टम में उसमें तो पैसा था नहीं, उसमें पैसे का मतलब होता नहीं था, तो बार्टर सिस्टम में लोग करते क्या थे, एक सामान के बदले दूसरे सामान का लेन देन करते थे, कह लो कि आदान प्रदान जो होता है, आई थिंक हिंदी मेरा उतना सही नहीं है, वो करते थे, ठीक है, एक सामान के बदले दूसरा सामान। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अराइज होता था वो डबल कोइंसिडेंस सिस्टम का प्रॉब्लम अराइज होता था। क्या अराइज होता था, डबल कोइंसिडेंस सिस्टम का प्रॉब्लम अराइज होता था। और ये डबल कोइंसिडेंस सिस्टम अगर नहीं मिला, जैसे कि अगर मेरे को किसी से, हमको जूता चाहिए, ठीक है, और मेरे पास गेहूं है, तो हम उसी इंसान के साथ ये चीज का एक्सचेंज कर सकते हैं जिसको बदले में गेहूं चाहिए होगा और इन रिटर्न वो जूता दे सके, ठीक है। ये तो था बार्टर सिस्टम। तो सर ये बार्टर सिस्टम बहुत ही खिचपिच वाला था, जिसके कारण फिर मनी मतलब पैसे को लेकर आया गया। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी एक आता है जो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजों को डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए नीड ऑफ अकाउंटिंग का बात करें तो अकाउंटिंग का जरूरत क्यों पड़ा, तो देखो ऑल बिजनेस, जितने भी आपके बिजनेस हैं, ऑल बिजनेस वांट टू नो that what profit has been earned or loss has been occurred in a business। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितना कैपिटल लगाए हो उस ईयर, सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पे इकट्ठा करके रखने के लिए हमको अकाउंटिंग का जरूरत पड़ा, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग का बात करें तो ये मे भी थोड़ा सा आपको छोटा दिखे, तो अगले पीडीएफ में अगले बार से जो आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा वो थोड़ा ढंग का होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और थोड़ा टाइम की कमी के कारण थोड़ा इसको मतलब नहीं ठीक कर पाए हम लोग, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो देखो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, जो अभी आपको हम हिस्ट्री बताए हैं वही हिस्ट्री को आप थोड़ा सा एक बार बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश करते हैं। वो है बुकिश लैंग्वेज लेकिन वो बहुत ईजी टर्म्स में लिखा हुआ है। देखो in earliest day of civilization accounting was done by stewards who managed the properties of wealthy people। पहले के टाइम पे जो जनरली साहूकार, जमींदार लोग जो हुआ करते थे, उन लोग के पास ज्यादा प्रॉपर्टी हुआ करता था, ज्यादा पैसा हुआ करता था,
तो वो लोग कितना पैसा कब किसको दे दिए ये इन लोग को याद नहीं होता था। तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने पास एक मुनीम जी रखते थे। अगर आपको याद होगा बहुत सारे मूवीज में भी आप देख रखे होंगे मुनीम जी। मुनीम जी का काम क्या होता था, मुनीम जी एक बड़े बड़े मतलब किताब रजिस्टर्स बड़े बड़े कॉपीज को लेकर के, फोल्ड वाला कॉपी जो होता था उसको लेकर के उसमें वो लोग क्या करते थे, सारे चीजों का रिकॉर्ड करके रखते थे कि कब किसको पैसा दिया, कितना दिया, उसके बदले में वो कौन सा पेपर लेके आया है, आज तुम्हारा इतना हो गया है, जिसमें वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये भी आपको याद होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करने का मेन रीजन ये होता था कि बंदा तो पैसा देते जा रहा है लेकिन जो उसका उधार रह रहा है वो भी उसमें ऐड हो रहा है, फिर उसका इंटरेस्ट निकलते जा रहा है, फिर वो ऐड हो रहा है, फिर उसका इंटरेस्ट निकलते जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक गरीब आदमी कभी बाहर भी नहीं निकल पाता था। आज तो जो हम लोग अकाउंटिंग करते हो तो फेयर था, लेकिन पहले के टाइम का अकाउंटिंग भी था। हम लोग यहाँ पे जनरली बात करते तो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो वो अकाउंटिंग सिस्टम उसी समय से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वेर फाउंड इन द 12th सेंचुरी इटसेल्फ। इन 1494, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया, ल्यूकास पेसियोली एंड इटालियन डेवलप द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th एंड 19th सेंचुरी। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th-19th सेंचुरी में देखने को जो मिला, उसके कारण ल्यूकास पेसियोली ने 1494 में आपको देखने को एक 1494 में इन्होंने अकाउंटिंग के बहुत सारे टर्म्स को डेवलप किया था, जिसमें एक टर्म था डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग देखो क्या होता है। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना और एनालाइज करना। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डेटा, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज एक जगह पे इकट्ठा करना, उसके बाद कलेक्ट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन सा ट्रांजैक्शन कहां गया, किसके पास कितना पहुंचा, ये सारे चीजों का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग एक साथ कलेक्ट करके रखते हैं, that is your what, that is bookkeeping. Bookkeeping is an essential part. Bookkeeping is an essential part of accounting and it focuses mainly on tracking a company's day-to-day financial transaction. देखो, डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके ये जान पाना कि उससे हमें कितना लॉस है, कितना बेनिफिट है, कौन सा पैसा कहां गया, इन सारे चीजों को एक किताब में रखना, एक बुक में रखना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स फाउंड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, सेल्स रेवेन्यू टैक्स पेमेंट, इंटरेस्ट अर्न, पेरोल एज वेल एज ऑपरेशनल, मतलब जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी तरह के इनकम होंगे, वो सारे चीजों को एक इकट्ठा एक बुक में रखना, दैट इज योर व्हाट, दैट इज बुक कीपिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग अब बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसके क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये काम करेगा, तो सबसे पहले टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। कौन से मैनर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, ये इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा सीक्वेंस वाइज में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि आपको जिस डेट के बारे में आपको जानना है कि इस डेट में कहां कितना खर्च हुआ है, तो उसके जर्नल एंट्री को या उस दिन के बुक्स को उठा के आप देखोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अकाउंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ ऑल बिजनेस। एक तरह से बात करो, अकाउंटिंग ये भी हेल्प करता है कि हम किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल इंपैक्ट को जान सके कि क्या उसमें मतलब पिछले मंथ के ट्रांजैक्शन से क्या उसमें इफेक्ट हुआ था, इस मंथ के ट्रांजैक्शन में अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, अगले मंथ अगर थोड़ा सा कम कर देंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर को भी थोड़ा थोड़ा क्या कर पाएंगे, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते उसको प्रिडिक्ट भी कर सकेंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट पोजीशन, हम लोग क्या कर पाएंगे, बिजनेस की पोजीशंस को भी डिफाइन कर पाएंगे। एसेंशियल द गोल ऑफ बुक कीपिंग इज टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड करेक्टली, chronologically, are up to date and are completely accurate। तो ये आपको हम पहले ही पॉइंट बता दिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं
ताकि रिकॉर्ड करके हम लोग इसको जब चाहें कि फलाने डेट में क्या खर्च हुआ था, कैसे एक्सपेंस हुआ था, उस दिन में हमारा कितना का ट्रांजैक्शन था, वो देखने के लिए हम लोग डायरेक्ट उस डेट पे जंप कर सकते हैं। उसके बाद मेकिंग अकाउंट डिपेंडेबल, करेक्ट एंड ऑथेंटिक। देखो मेकिंग अकाउंट्स डिपेंडेबल, इसका मतलब समझना ध्यान से। बुककीपिंग aims to make account dependable, accurate and legitimate to ensure that the book of accounts are accurate and contain useful financial data. The bookkeeper has to categorize and record every financial transactions in accordance with the standard followed by the company. तो हमें बहुत सारी स्टैंडर्ड्स, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, जैसे कि इंड एएस है, IFRS है, ये आप लोग को थोड़ा सा अभी नया लगेगा, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। बस इतना जानिए कि जैसे कि आप कोई दुकान गए, ठीक है, जब आप दुकान गए तो आप उसको बोलते हो कि भैया मेरे को 1 kg चीनी दे देना, तो 1 किलोग्राम जो वो चीनी देगा वो क्या आपको हाथ से तौल के दे देगा? नहीं, आप वेइंग मशीन में चीनी डालते हो, फिर वहां पे दिखता है। आज के टाइम तो डिजिटल वाला आ गया है, लेकिन पहले के टाइम पे देखते थे तो वो तराजू हुआ करता था, ठीक है, और उस तराजू में एक साइड जो स्टैंडर्ड हुआ करता था उसको रखा जाता था, और फिर दूसरे साइड सामान को रखा जाता था, फिर देखा जाता था वो डंडी को मिला करके कि क्या वो इक्वल है। तो अगर वो इक्वल होता था दैट मींस कि वो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, उससे कम देना कानूनन जुर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह पे उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। वो स्टैंडर्ड्स इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, जापान है, बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में आज के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है कि इंटर कंट्री, अगर बात करें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप इसके बारे में भी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये भी आपके लिए नया चीज है, लेकिन अवेयर होंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर फॉरेन में जाके अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या किसी कंपनी में आप कुछ स्टॉक खरीदना चाहते हो, शेयर खरीदना चाहते हो उसका, ठीक है, तो अगर उस कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हो तो उसके फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के बाद ही खरीदोगे, ठीक है। तो ये सारे चीजों को एक्सप्लेन करने में मदद करता है कौन? आपका बुक कीपिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पे 2 तरह का बुक कीपिंग दिया हुआ है, एक सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, एक डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री में जहां पे एक ही पहलू का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, और डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, जहां पे किसी भी चीज का डेबिट के साथ साथ क्रेडिट भी किया जाता है। सिंगल एंट्री में देखो, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज प्रिसाइजली डन फॉर अ स्मॉल बिजनेस दैट डू नॉट इंटेल एड्रेस ट्रांजेक्शन, मतलब कि आसान भाषा में बात करें तो एक पान दुकान का एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा राशन दुकान का एग्जांपल ले लो, ये सब सिंगल एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास उतना ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, ठीक है, और उतना ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है तो ये छोटे छोटे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जनरली दुकान में अगर कोई सामान खरीदने के लिए गए तो वो क्या करता है, ऊपर में नाम लिख देता है, जैसे मेरा नाम ऊपर में लिख दे सूरज कुमार, नीचे देखेगा कि आज कितना तारीख है, 10 तारीख, 10 तारीख को चीनी लेकर के चीनी 1 किलो, ठीक है, फिर अगले दिन 11 तारीख को क्या बोलते हैं, चावल 2 kg, ठीक है, अगले दिन दूध 2 लीटर, ठीक है। तो वो जो लिख करके रखा है, क्या वो डेबिट भी कर रहा है, क्रेडिट भी कर रहा है? नहीं, वो जब हम उसको पैसा देने जाएंगे वो क्या करेगा, सबको टोटल करेगा, टोटल करने के बाद बोला कि सर आपका इतना पैसा, और हम बोले ठीक है ये पैसा लो, उस दिन मेरा अकाउंट कट हो गया, ठीक है। तो दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम में आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। कैसे रिकॉर्ड होता है? तो पहले हर चीज का डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रोसेस इज अ वे टू tedious as it jot down account details of the complex and big budget company। जनरली ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि रिलायंस स्मार्ट तो अब स्मार्ट बाजार हो गया, स्मार्ट बाजार का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो उन सारे जगहों पे देखो, बहुत सारे जगहों पे ऑडिट कराने का जरूरत होता भी है और ऑडिट कराने का बहुत सारे जगहों पे नहीं भी होता है। तो अभी उतने डिफिकल्ट टर्म्स में आगे नहीं बढ़ना है, बस इतना जानना है कि कोई छोटा है, कम छोटा मोटा दुकान है तो वो सिंगल एंट्री करेगा, और अगर तो स्मार्ट बाजार है, बिग बाजार है, ये सारे जो दुकान होंगे, रिलायंस स्मार्ट है, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे अपने ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड कराते हैं इन डबल एंट्री फॉर्म। तो इन दिस प्रोसेस बुक कीपिंग देयर आर
endless debit and credit taking place, so spontaneous recording might be indispensable. Therefore, for a big companies where numerous entries are made per day, the double entry system is perfect fit. तो यहाँ पे आपको क्या देखोगे, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज है जहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उन ट्रांजेक्शन्स को याद करना मुश्किल है, तो वहां पे हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन्स का आपको दो पहलू देखने को मिलेगा, दैट इज वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। देखो इसके रूल्स भी लेकर के आएंगे, इसके रूल्स को बताने के बाद ही नेक्स्ट क्लास में मे भी इसका रूल्स ही लेकर के आए। रूल्स लेकर के आने के बाद फिर हम लोग हो सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन उससे पहले स्टार्ट करें, रूल्स बताने के बाद ही अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ जो थोड़ा सा हम आगे ना बढ़ के थोड़ा सा और कुछ कुछ चीज बता देते हैं आपको हम। देखो वेट, ठीक है, चलो देखो देखो अकाउंटिंग का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो। देखो डेफिनेशन आप जब याद करोगे, मैं आपको देखो समझना एक अलग बात है, ठीक है, समझना ठीक है, समझ करके आप लिख रहे हो दैट्स फाइन, लेकिन डेफिनेशन जब हम लोग स्कूल में या कहीं कॉलेजेस में जब हम लोग एग्जाम देते हैं उस समय जब डेफिनेशंस लिखते हैं तो वहां पर डेफिनेशंस में आपको प्रॉपरली किसी भी जो जिन्होंने डेफिनेशन दे रखा है उनका नाम लिखने के बाद, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मान के चलो कि आप अकॉर्डिंग टू किसी का भी नाम ले लो, जे.आर. बार्टली बॉय, ठीक है, उनके नाम के उनका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू जे.आर. बार्टली बॉय, उसके नीचे फिर उनका डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करना। वो चीज आपको नंबर बिल्कुल नहीं कटने देगा। और डेफिनेशंस को हम लोग अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं अगर किसी और का डेफिनेशन लिख रहे हैं। अगर खुद का डेफिनेशन लिख रहे हो तो अपने वर्ड्स पे लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिख सकते हो डेफिनेशन गिवन बाय, हम नहीं लिख सकते डेफिनेशन गिवन बाय सूरज कुमार। तो डेफिनेशन जनरली हम लोग को क्या करना पड़ता है, लर्न ही करना पड़ता है। यहाँ पे देखो अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन दिया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आप थोड़ा सा डिफरेंस को खोज पाओगे। तो अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग द डेटा। मतलब कि पहले रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको इंटरप्रेट करना, मतलब आसान भाषा में इंटरप्रेट करना, ताकि मतलब फिर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करना, और उसके बाद उसको समराइज करना, छोटा करना। तो दैट इज नोन एज व्हाट, अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का बात करें तो मेंटेन द सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए ये काम आता है। दूसरा, टू एस्टिमेट एंड एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है लॉस को जानने के लिए। उसके बाद प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करोगे तो आप उसमें अकाउंटिंग का बिना मदद लिए नहीं कर सकते। दूसरा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, फिर उसके बाद फिर उसको इंटरप्रेट करना, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग। उसके बाद टू फोरकास्ट फ्यूचर पेमेंट, एक्सपेंडिचर एंड बजट, फ्यूचर के कितने पेमेंट हो सकते हैं, बजट क्या होगा, उसके अलावा हमारा एक्सपेंडिचर खर्च क्या होगा, वो सारी चीजों को जान पाना, दैट इज योर अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर लास्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट टू द यूजर्स, मतलब कि कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना मतलब क्या, जो भी आपके कंपनी का शेयर्स को परचेज करेंगे वो आपके कंपनी को क्या करेंगे, देखेंगे, आपके कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशंस को देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के बाद ही आपके कंपनी में वो इच्छा जाहिर करेंगे क्या करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, थोड़ा सा बड़ा कर दो क्या इसका, हाँ ठीक है, देख पा रहे हो, चलो। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, देखो ये बहुत अच्छा टर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के ये सब चीज आना चाहिए। रिकॉर्ड, क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड एंड कैटेगराइज डेली पेमेंट एंड एक्सपेंसेस, हर दिन के पेमेंट और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना और कैटेगराइज करना, मतलब कैटेगरी में बांटना, दैट इज बुक कीपिंग। अकाउंटिंग, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को अभी छोड़ दो, इसको हम इजी लैंग्वेज में लेकर के आपके लिए आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में हमको लग रहा है। बस दिस मच ओनली। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास यही ऑब्जेक्टिव तक ही फिनिश करते हैं, और ऑब्जेक्टिव तक फिनिश करने के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के साथ थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लेकर के आए। तो ट्राई करते हैं कि अगले सेशन में जब हम आए तो क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी और थोड़ा थोड़ा मैथ्स। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि जब भी आप क्लास करोगे, जिस वक्त भी आप क्लास करो, ठीक है, क्लास करते वक्त आपको करना ये है कि क्लास को देखने के बाद आपको एक प्रॉपर फीडबैक देना है कि क्लास आपको कैसा लगा। उसमें अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहिए तो आपको वो कमेंट में लिख करके डालना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।